अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 में आरोह भाग 2 पुस्तक का गद्य खंड हम रिवाइज कर रहे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम देख रहे थे, एमसीक्यूज देख रहे थे, परिचय देख रहे थे, सारांश देख रहे थे। बोर्ड परीक्षा की यदि आप शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है। गद्य खंड में हमने पाठ संख्या 10, 11, 12 और 13 तक का रिवीजन कर लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखें। पाठ संख्या 14 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है सीरीज के फूल। इसको आज हम पढ़ेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम सारांश देखेंगे। हर पाठ का सारांश आपको आना चाहिए। सीरीज के फूल पाठ लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है और ये एक ललित निबंध है। सीरीज के फूल निबंध द्विवेदी जी के कल्पलता जो संग्रह है उसमें से उद्धृत है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये, कल्पलता आपको याद होना चाहिए। यह निबंध व्यक्तित्व, व्यंजना और आत्मपरक शैली से युक्त है। इस निबंध में लेखक ने सीरीज के फूल के माध्यम से संदेश दिया है कि जिस तरह सीरीज के फूल आंधी, लू, भयंकर गर्मी आदि विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपनी कोमलता व सुंदरता को बनाए रखता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों में अपने धैर्य व संयम को बनाए रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। सीरीज के पेड़ और फूलों की विशेषताएं हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी मस्ती और प्रसन्नता से जीवन जीना चाहिए। सीरीज का फूल हमें जीवन में लगातार संघर्ष करते रहने की प्रेरणा देता है। लेखक ने जेठ की तपती गर्मी में खिलते हुए सीरीज को कालजयी अवधूत कहा है, जो हर मौसम में खिलता है और सुख हो या चाहे दुख हो अप्रभावित रहता है। लेखक ने सीरीज की तुलना सन्यासी से की है, जो आत्मबल के सहारे हर कठिनाई का सामना करता है और जीवन में स्थिरता और संघर्ष की महत्ता को दर्शाता है। अंत में सीरीज के पेड़ से गांधी जी की तुलना की है। ये सारांश है। एमसीक्यू देखिए। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती। तो ये उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। देह बल के ऊपर आत्मबल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति कौन है? महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, शिवाजी। वो इतिहास विभूति है महात्मा गांधी। स वाला विकल्प सही है। सीरीज के फूल गद्य साहित्य की किस विधा में लिखा गया पाठ है? ये कहानी, निबंध, उपन्यास, आत्मकथा। ये एक ललित निबंध है। ब वाला विकल्प सही है। कौन सपासप कोड़े चला रहा है? ब्रह्मा, सीरीज, महाकाल देवता, प्रकृति। महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहा है। सीरीज का फूल कौन से साहित्य में बहुत कोमल माना गया है? संस्कृत साहित्य में, हिंदी साहित्य में, अंग्रेजी साहित्य में, उर्दू साहित्य में। संस्कृत साहित्य में इसके फूल को बहुत ही कोमल माना है। पाठ के अनुसार किसके वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं? कुटज के, पलाश के, पीपल के, सीरीज के। सीरीज के जो वृक्ष होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, छायादार होते हैं। दिन 10 फूला फूली के खखंड भया, खालिस्तान में क्या आएगा? पलाश, कर्णिकार, सीरीज, कुटज। तो यहाँ आएगा पलाश। आरगवद किसकी भांति 15-20 दिन के लिए फूलता है? सीरीज की भांति, कुटज की भांति, पलाश की भांति, कर्णिकार की भांति। पलाश की भांति वो 15-20 दिन के लिए फूलता है। लेखक ने सीरीज को क्या कहा है? वीर योद्धा, कालजयी अवधूत, प्रकृति संरक्षक, पागल प्रेमी। कालजयी अवधूत कहा है सीरीज को। कालजयी अवधूत की भांति अज्ञेयता का मंत्र कौन प्रचार करता रहता है? सीरीज, कुटज, लेखक, देवता। सीरीज। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही है।
सीरीज के फूल निबंध के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ब वाला विकल्प सही है। सीरीज के फूल निबंध किस संग्रह से उद्धृत है? कुटज, आलोक पर्व, कल्पलता और अशोक के फूल। ये जो निबंध है ये कल्पलता संग्रह से उद्धृत है। सीरीज के फूल निबंध के अनुसार जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक दो सत्य कौन से हैं? प्रेम और घृणा है, पाप और पुण्य, सत्य और असत्य, जरा और मृत्यु। जरा और मृत्यु, द वाला बिल्कुल सही। जरा कहते बुढ़ापा। आलोक पर्व निबंध संग्रह किसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार, धर्मवीर भारती। आलोक पर्व निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ब वाला विकल्प सही है। सीरीज का पेड़ कहाँ से अपना रस खींचता है? नदियों से, वायुमंडल से, पहाड़ों से, महासागर से। ये वायुमंडल से अपना रस खींचता है। हाय वह अवधूत आज कहाँ है? पंक्ति में अवधूत किसके लिए आया? महात्मा गांधी के लिए, खुद लेखक के लिए, सुभाष चंद्र बोस के लिए, महाकवि कालिदास के लिए। तो ये अवधूत शब्द आया है महात्मा गांधी जी के लिए। सीरीज नीचे से ऊपर तक फूलों से कौन से महीने में लद गया था? आषाढ़, जेठ, चैत्र, भाद्रपद। तो पाठ के अनुसार जेठ का वो गर्मी का महीना था जिसमें फूलों से लद गया था। सीरीज के फूल कौन सी ऋतु में खिलना प्रारंभ हो जाते हैं? तो वसंत, वर्षा, गर्मी, सर्दी। वसंत ऋतु में वो खिलना प्रारंभ हो जाते हैं। सीरीज के फूल किस माह तक मस्त बने रहते हैं? आषाढ़ तक, चैत्र तक, भाद्रपद, कार्तिक। आषाढ़ के महीने तक वो मस्त बने रहते हैं। सीरीज के फल कैसे होते हैं? स्वादिष्ट, कठोर, कोमल, स्वादहीन। सीरीज के जो फल होते हैं वो कठोर होते हैं, आसानी से अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। सीरीज के फूल कैसे होते हैं? काले रंग के, कठोर, कोमल, बड़े बड़े। सीरीज के फूल कोमल होते हैं और सुंदर होते हैं। संसार की सबसे सरस रचनाएं किसके मुंह से निकली है? अवधूतों के मुंह से, संस्कृत कवियों के मुंह से, हिंदी कवियों के मुंह से, देवताओं के मुंह से। तो अवधूतों के मुंह से सरस रचनाएं निकली है। ए वाला विकल्प सही है। पाठ के अनुसार अनासक्त कवि कौन कौन है? कबीर और कालिदास, सुमित्रा नंदन पंत, रविन्द्रनाथ टैगोर। उपयुक्त सभी, सारे के सारे ही सही है। सीरीज का पुष्प केवल किसके पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है? पक्षियों के, भौरों के, मनुष्यों के, स्त्रियों के। भौरों के जो भंवरे होते हैं उनके पैरों का वो कोमल दबाव सहन कर सकते हैं। कर्नाट राज की प्रिय विजिका देवी ने किन किन को कवि माना? ब्रह्मा, वाल्मीकि, वेदव्यास। उपयुक्त सभी, सभी को उसने कवि माना। इन तीनों के अलावा और किसी को कवि नहीं माना है। किन दो प्राचीन कवियों की तुलना लेखक ने सीरीज से की है? कबीर और कालिदास, बिहारी, सूरदास, पंत और टैगोर, जायसी और तुलसीदास। तो कबीर और कालिदास ऐसे प्राचीन कवि है जिनकी तुलना सीरीज से की है। किन दो आधुनिक कवियों की तुलना लेखक ने सीरीज से की है? पंत, टैगोर, जायसी, तुलसीदास। कबीर, कालिदास, बिहारी, सूरदास। तो पंत और टैगोर ये दो आधुनिक कवि हैं, हिंदी कवि, जिनकी तुलना सीरीज से की है। मेघदूत काव्य किसका है? सूरदास का, कालिदास का, वाल्मीकि का, बिहारी का। ये संस्कृत के कवि हैं कालिदास, उनका ये मेघदूत काव्य है। सीरीज के माध्यम से क्या संदेश दिया गया? अजय जिजीविषा का, धैर्य का, कर्तव्यशील बने रहने का। उपयुक्त सभी, सारे ही संदेश सीरीज के माध्यम से दिए गए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1907 बलिया उत्तर प्रदेश, 7 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, 1905 बलिया उत्तर प्रदेश। 1907 में बलिया उत्तर प्रदेश में आरत दुबे का छपरा, वहाँ पर द्विवेदी जी का जन्म हुआ। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, कथन किसका है? भीमराव अम्बेडकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार, धर्मवीर भारती। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है।
अशोक के फूल निबंध संग्रह किसका है? भीमराव अम्बेडकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयेंद्र कुमार, धर्मवीर भारती। अशोक के फूल निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ब वाला विकल्प सही है। भक्ति काल को भारतीय चिंताधारा का सहज विकास मानने वाले इतिहासकार के रूप में किसकी भूमिका ऐतिहासिक महत्व रखती है? भीमराव अम्बेडकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयेंद्र कुमार, धर्मवीर भारती। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भूमिका ऐतिहासिक महत्व रखती है। किस पेड़ के फूल आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेरते हैं? कुटज, पलाश, शिरीष, बरगद। वो है शिरीष, स वाला विकल्प सही है। लेखक साहित्य, समाज व राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को किस प्रकार संकेतित करता है? शिरीष के फलों द्वारा, फूलों द्वारा, तने द्वारा, पत्तों द्वारा। शिरीष के फलों द्वारा वो ये व्यंग्य करता है, क्योंकि वो आसानी से अपनी जगह नहीं छोड़ते। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है। वसंत ऋतु के पलाश की बात यहाँ किसका उल्लेख है? शिरीष, कर्णिका, आर्गवद, कुटज। आर्गवद का यहाँ उल्लेख है, स वाला सही है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। किसके फलों का उल्लेख है? शिरीष, कर्णिका, आर्गवद, कुटज। शिरीष के फलों का यहाँ उल्लेख है। प्रश्न उत्तर देखिए। लघुतरात्मक प्रश्न देखेंगे सबसे पहले कि लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत क्यों कहा है? अवधूत वह सन्यासी होता है जो विषय वासनाओं से ऊपर उठ जाता है, सुख दुख तथा हर विपरीत स्थिति में सहज भाव से प्रसन्न रहता है, फलता फूलता है, कठिन परिस्थितियों में भी जीवन रस बनाए रखता है। इस तरह शिरीष का वृक्ष है। शिरीष के फूल आंधी, लू, भयंकर गर्मी आदि विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपनी कोमलता और सुंदरता को बनाए रखते हैं। उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है, तब भी शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजयता का मंत्र प्रचार करता है। वह काल व समय को जीतकर लहलाता है। शिरीष के फूल निबंध में लेखक ने शिरीष के माध्यम से क्या संदेश दिया है? संदेश दिया है कि जिस तरह शिरीष के फूल आंधी, लू, भयंकर गर्मी आदि विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपनी कोमलता और सुंदरता को बनाए रखता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धैर्य व संयम को बनाए रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। शिरीष के पेड़ और फूलों की विशेषता हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी मस्ती और प्रसन्नता से जीवन जीना चाहिए। शिरीष का फूल हमें जीवन में लगातार संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। लेखक के मन में शिरीष को देखकर क्या ऊब उठती है और क्यों उठती है? लेखक जब जब शिरीष को देखता है तब उसे महात्मा गांधी जी की याद आ जाती है। लेखक के मन में ऊब उठती है कि वह अवधूत गांधी जी आज कहाँ हैं? जो स्वप्न गांधी जी ने देखे थे वे चकनाचूर हो गए हैं। आज भारत में भ्रष्टाचार और स्वार्थ का बोलबाला है। निर्दय जनता करा रही है और अनाचार और शोषण का तूफान देश पर से गुजर रहा है। यदि गांधी जी होते तो देश को ये दुर्दिन, ये दशा नहीं देखनी पड़ती। शिरीष के फलों और फूलों में क्या अंतर है? इसके फूल कोमल और आकर्षक होते हैं, जबकि इसके फल मजबूत और कठोर होते हैं। शिरीष के फूलों की खास बात यह है कि ये अपनी आंतरिक शक्ति से गर्मी के प्रतिकूल मौसम में भी खिलते हैं। वहीं शिरीष के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते। शिरीष के वृक्ष तथा कबीर और कालिदास में लेखक ने क्या समानता देखी और क्यों? तो क्या क्या समानता देखी? पहले कबीर की देखेंगे कि कबीर मस्त और बेपरवाह थे। ठीक उसी तरह शिरीष के फूल भी फकड़ाना मस्ती से ही उपजते हैं। शिरीष के फूलों के लिए हर स्थिति एक जैसी है, इसलिए हर स्थिति में एक जैसा बने रहना ही इसकी प्रवृत्ति है। जीवन में संकटग्रस्त रहते हुए भी कबीर भी अपने सिद्धांतों से कभी विचलित नहीं हुए। शिरीष के फूलों को देखकर लेखक को यह भाव होता है कि जिस प्रकार किसी वस्तु का जन्म होता है उसी प्रकार उसका अंत भी होता है। कालिदास के साथ समानता देखिए। कालिदास अनासक्त योगी रहे होंगे। शिरीष के फूल फकड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार से अनासक्त, अनाविल, उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। कालिदास भी योगियों की भांति मोह मुक्त रहे हैं और शिरीष का वृक्ष भी विपरीत मौसम, लू, गर्मी में मस्त होकर खिला रहता है। द्विवेदी जी ने गांधी जी को शिरीष के समान क्यों बताया, या कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गए?
द्विवेदी जी ने गांधी जी और सीरीज के फूल को एक जैसा मानने के पीछे जो कारण माने हैं वो है उनकी दृष्टिकोण और उनका मूल्यों में समान होना। गांधी जी सत्याग्रही और अहिंसात्मक सिद्धांतों के प्रणेता थे, जिससे वे सीरीज के फूल की तरह समर्थन और प्रेरणा का प्रतीक बने। लेखक ने गांधी जी को एक ऐसे सन्यासी के रूप में याद किया जिसने देह बल के ऊपर आत्मबल को सिद्ध किया, यानी शारीरिक रूप से बेहद कमजोर गांधी जी ने अपने आत्मबल के सहारे अंग्रेजों के खिलाफ कई बड़े आंदोलन सफलतापूर्वक चलाए और देश को आज़ादी दिलाने में अपना अहम योगदान दिया, भूमिका अदा की। सीरीज के फूल कोमल और विपरीत परिस्थितियों में स्थिर बने रहते हैं, जैसे आज़ादी के संघर्ष में आंदोलन में गांधी जी अडिग रहे। सीरीज का फूल भी गांधी जी की तरह जीवन की अजेयता के मंत्र की घोषणा करता है। सीरीज के पेड़ की क्या क्या विशेषताएं हैं? ये पेड़ बड़े होते हैं, छायादार होते हैं, इसके फल मजबूत होते हैं, आसानी से जगह नहीं छोड़ते, फूल बहुत कोमल होते हैं, आकर्षक होते हैं और भंवरों के पेड़ों का भार ही सह सकते हैं। फूल लाल लाल गुच्छों में होते हैं, गर्मी में खिलते हैं। कालजयी अवधूत का जो हर मौसम के प्रभाव से मुक्त रहता है। दरा को प्रमाण, ये जो फरासो जरा और जो बरासो बुताना पंक्ति के माध्यम से क्या संदेश दिया है? लेखक कहना चाहते हैं कि पुरानी पीढ़ी को समय रहते ही अपने अधिकार और पद के लोभ को छोड़ देना चाहिए और नई पीढ़ी के लिए स्थान बनाना चाहिए। लेखक मानते हैं कि वृद्धावस्था और मृत्यु इस जगत के सत्य हैं और सीरीज के फलों को भी ये समझ जाना चाहिए कि जब वह फूल आए तो उसका जड़ना भी निश्चित है। लेखक सीरीज के फलों को मूर्ख मानते हुए कहते हैं कि वे समझते हैं कि एक ही जगह पर बिना हिले डुले रहने से मृत्यु के देवता से बचा जा सकता है, जबकि हिलने डुलने वाले कुछ समय के लिए तो बच सकते हैं पर जड़ते ही मृत्यु निश्चित है। इस बहाने लेखक ने आज की राजनीति पर भी व्यंग्य किया है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए। सीरीज के फूल निबंध के माध्यम से लेखक ने संघर्षशीलता और जिजीविषा की जो व्यंजना की उसे स्पष्ट कीजिए। लेखक ने सीरीज के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी स्थितियों में अविचल रहकर जिजीविषु बने रहने की सीख दी, स्पष्ट कीजिए। हाय वह अवधूत आज कहाँ है, ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देह बल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया। कैसे? सीरीज के फूल नामक पाठ में लेखक ने साहित्य, समाज और राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के किस द्वंद्व की ओर संकेत किया है? दरा को प्रमाण, यही जो फरासो जरा जो बरासो बुताना पंक्ति के माध्यम से लेखक ने क्या कहा है, क्या कहना चाहता है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गांधी जी को सीरीज के समान क्यों बताया है? कोमल और कठोर भाव दोनों गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता कैसे बन गए और सीरीज को कालजयी अवधूत क्यों कहा है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जो लघुतरात्मक प्रश्न है उसी में थोड़ा घटा बढ़ा करके लिखना है। परिचय देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लेखक परिचय देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में आरत दुबे का छपरा उत्तर प्रदेश में हुआ। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। भक्तिकालीन साहित्य का आपको अच्छा ज्ञान था। आप शांति निकेतन चले गए, जहाँ गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर तथा आचार्य क्षिति मोहन सेन का सानिध्य आपको मिला। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में भी आपने काम किया और आलोक पर्व निबंध संग्रह पर आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है। रचनाएं देखिए इनकी। आलोचनात्मक ग्रंथ देखिए, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का अधिकाल, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। निबंध संग्रह देखिए, अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, आलोक पर्व। उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, पुनर्नवा, नामदास का पुत्र। संपादन किया पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक। इनकी सभी रचनाएं 11 खंडों में हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली नाम से प्रकाशित है। ये परिचय रहेगा।